चलिए आज के चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, मतलब कि आज का जो चैप्टर है एक तरह से कहें कि सबसे आसान चैप्टर है इस पूरे 12th क्लास का, हमको तो लगता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। नहीं, ये सबसे आसान है, आप लोग पढ़ोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो, लेकिन हाँ, जो पढ़ के छोड़ दिया उसके लिए भारी है, जो पढ़ेगा उसके लिए हल्का है। अब देखिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब माइक्रोब्स किसको कहते हैं पहले वो जानो। तो माइक्रोब्स के बारे में क्या लिख रहा है, माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म। कैसा है माइक्रोब? माइक्रोब्स क्या है? वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म एंड दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। मतलब माइक्रोब्स बहुत स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और उसको हम लोग अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखते हो, वैसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोब्स भी क्या है? एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे माइक्रोब्स जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ये हमारे लिए ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हमारे लिए बहुत काम भी आते हैं। तो क्या क्या काम आते हैं, कहाँ कहाँ काम आते हैं, वही इस चैप्टर में पढ़ना है। अंडरस्टूड? ठीक ना। डायवर्सिटी की बात किया जाए कि ये माइक्रोब्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो माइक्रोब्स और ऑफ वेरियस वैरायटी, बहुत तरह का माइक्रोब्स मिलता है, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तुम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़े हो ना, कितना तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो डिजीज कॉज कर रहा था, तो वो तो हमारे लिए अच्छा नहीं था, तो वो एनिमी था हमारे लिए। उसमें बहुत सारे वायरस थे, बैक्टीरिया था, प्रोटोजोन्स था, प्लेटीहेलमिंथेस था, बहुत सारा था। तो यहाँ पर क्या है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या पढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या डिजीज कॉज कर रहा है, तो वो तो हमारे लिए दुश्मन था ना वहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन वेलफेयर हमारे लिए दोस्त की तरह कहाँ हेल्प कर रहा है, तो वो पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लांट का वायरस हो गया, वायरोइड्स हो गया और प्रोयस हो गया। ये वायरस, वायरोइड्स और प्रोयस एक दूसरे के भाई बहन हैं। ठीक है, वायरस, वायरोइड्स और प्रोयस ये एक दूसरे के भाई बहन हैं। ठीक है, तीनों का एक दूसरे से मिलता जुलता है। बाकी बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सारा क्या है? सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारा हमारे लिए हार्मफुल भी है और कहीं कहीं हेल्पफुल भी है, कहीं कहीं मदद भी करता है, कहीं कहीं नुकसान भी पहुंचाता है। अब चलो, यहाँ क्या लिखा है, बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी ग्रोन इन अ न्यूट्रिटिव और अ कल्चर मीडिया टू फॉर्म अ कॉलोनी व्हिच कैन बी सीन बाय नेकेड आई। बोल रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरिया या फंगी को अगर किसी कल्चर मीडियम में आप ग्रो करा रहे हैं, तो अगर सिंगल है, सिंगल बैक्टीरिया, तो वो आपको नहीं दिखेगा, या सिंगल फंगी है तो वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ देर के बाद अगर किसी कल्चर मीडिया में टिश्यू कल्चर पड़े थे ना, कि उसको सेल्स को कल्चर कराते तो बहुत सारे अमाउंट में डिवाइड हो जाता है, वैसे अगर किसी बैक्टीरिया या फंगी को या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग 8 से 10 घंटा तक किसी कल्चर मीडिया में ग्रो कराएं, तो उसका नंबर बढ़ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते 10 का पावर 6 से लेकर 10 का पावर 7, कम से कम इतने अमाउंट में बढ़ जाएगा, तब आप लोग को वो दिख सकता है, क्लियरली विजिबल हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक, ये चीज़। ऑकरेंस की बात की जाए, कहाँ कहाँ हो सकता है, तो दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रोब्स है, वो हर जगह मिलता है हम लोग को, चाहे मिट्टी का बात कर लो, चाहे पानी का बात कर लो, चाहे हवा का बात कर लो। ठीक, इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग और इवन बॉडी के अंदर भी, किसी लिविंग बॉडी के अंदर भी मिलता है ये। ठीक, और कहाँ का मिलता है, दे कैन बी फाउंड इन थर्मल वेंट्स डीप इन सॉइल, ज़्यादा गर्म जहाँ रहेगा वहाँ भी मिल सकता है, जमीन के अंदर एकदम डीप ऑफ सॉइल भी मिल सकता है, बर्फ के अंदर भी मिल सकता है, और एसिडिक इन्वायरमेंट भी मिल सकता है। अंडरस्टूड? तो माइक्रोब्स देखा जाए तो हर जगह मिल रहा है, दैट्स व्हाई इसको एक टर्म दिया जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या टर्म है?
कॉस्मोपॉलिटन, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब वो हर जगह मिलते हैं। हवा में मिलेगा, पानी में मिलेगा, जमीन के अंदर में मिलेगा, बर्फ में मिलेगा, एसिडिक मीडियम में मिलेगा, गर्म जो थर्मल चीज़ है वहाँ भी मिलेगा, मतलब हर जगह मिलेगा, ये कहीं छूटा नहीं है। दैट्स वाई एक टर्म इसको दिया जाता है कॉस्मोपॉलिटन, और उसमें जनरली बैक्टीरिया और फंगी स्पेशली आता है, ये हर जगह मिलता है। बैक्टीरिया, फंगी। बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है? मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आता है। 5 किंगडम पढ़े हो तुम ना, आर.एस. विटेकर ने 5 किंगडम बांटा था। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांट और एनिमल, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ ठीक तो है, ठीक तो है क्या? हाँ, और कोई ऐड करना है क्या? क्या? प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी पढ़ लेना सब, थोड़ा 11th क्लास में जाओ तो थोड़ा सा। तो बैक्टीरिया जो है वो किस किंगडम में आता है? बैक्टीरिया जनरली मोनेरा किंगडम में आता है, ठीक है। अब देखो, हाँ एक और बात है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? जनरली कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं कैसे रहते हैं? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं, उसी में उनका सारा खाना पीना, एक्सप्रेशन, रिप्रोडक्शन सारा कुछ उसी में हो जाता है, ठीक है। तो वो जनरली यूनिसेलुलर होते हैं। यहाँ बैक्टीरिया को सेप के बारे में आपको डिस्कस किया गया है। स्पेरिकल सेप बैक्टीरिया को कोकाई बोलता है, रॉड सेप बैक्टीरिया को बैसिलाई बोलता है, मतलब उस बैक्टीरिया का सेप कैसा होगा? रॉड की तरह, स्पेरिकल की तरह। हाँ, स्पाइरुलिना बोलता है वैसा बैक्टीरिया जो स्पाइरुला शेप का हो और उसके अंदर क्या हो? फ्लैजिला हो, ठीक। कुछ बैक्टीरिया कॉमन शेप के होते हैं, विच इज कॉल्ड फैब्रियो। ओके, ये बैक्टीरिया कुछ शेप्स हैं, इसी शेप के बैक्टीरिया मिलते हैं। अब देखो, माइक्रोब्स बिहेव एज आवर फ्रेंड एंड फोए, ठीक। माइक्रोब्स जो है हमारे दोस्त की तरह ही है, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोग कि माइक्रोब्स कैसे हमारे दोस्त की तरह है। और फोए का मतलब होता है एनिमी। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए दुश्मन भी है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि ये हमको क्या करते हैं? डिजीज कॉज कराते हैं। तो हेल्थ एंड डिजीज में बहुत सारे डिजीज पढ़े थे तुम लोग, टाइफाइड हो गया, वायरल डिजीज हो गया, या एलिफेंटियासिस हो गया, या रिंगवर्म हो गया, जितना कुछ है सारा डिजीज किससे हो रहा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हो रहा था, ठीक। तो वहाँ तो वो दुश्मनी निभा रहा था, लेकिन कई जगह दोस्ती भी निभाता है। इट कॉज सेवरल डिजीज इन ऑर्गेनिज्म, बहुत सारा डिजीज भी ऑर्गेनिज्म को करता है, जैसे कि अभी हम सब बताएं। एक और यहाँ दिया है एडिनो वायरस, एक वायरस है जो कि कॉज करता है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वहाँ क्या कराता है? रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो सांस लेने में प्रॉब्लम्स कराता है। एनिमल में वो डिजीज कराता है एडिनो वायरस, वो यहाँ पढ़ना है, उसमें नहीं पढ़े थे, वो एक डिजीज के बारे में यहाँ बस नाम जानना है। बट मैनी माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल टू, तो नो डाउट माइक्रोब्स हमारे लिए डिजीज कॉज कराता है, हमारे अंदर बीमारी कराता है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है बहुत जगह। तो इस चैप्टर में बेनिफिशियल वाला ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। चलो, सबसे पहले कहाँ बेनिफिशियल है? माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर के खाने पीने में माइक्रोब्स कहाँ बेनिफिशियल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री में माइक्रोब्स कहाँ का इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है, बेवरेज बनाने में हेल्प करता है, कई जगह अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है, ठीक। ये सब बनाने में भी हेल्प करता है, और आगे चल के बायोगैस बनाने में हेल्प करता है, जिससे हम लोग खाना बना सकते हैं, आगे का एनर्जी प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो ऐसे देखें फर्टिलाइजर का भी कई कई यूज़ करता है, तो हर जगह इसका बेनिफिशियल है। सबसे पहले पढ़ना है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घर में कहाँ कहाँ ये बेनिफिट पहुँचाता है। तो घर में ये कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक, दही बनाने में हेल्प करता है। कैसे? कर्ड फॉर्म बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, उसको मिल्क में डालते हैं एज स्टार्टर। स्टार्टर समझते हो ना आप लोग, कहीं खाना खाने जाते हैं तो स्टार्टर चलता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं आप लोग। स्टार्टर में अगर कोई रोस्टेड ला के दे दिया, पनीर टिक्का ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे बीच बीच
बीच बीच में से शिमला मिर्च भी रहता है, होता है ना जी, प्याज भी होता है, उसको थोड़ा पिंक पिंक से रंग देना और इसको थोड़ा भून दिया जाता है। ब्लैक है क्या भुना भुना नजर आए, थोड़ा सा भुना भुना टाइप का भी रहता है। ऐसे आप लोग स्टिक पकड़ के खाते हैं लोग हैं। तो अगर ये शादी में अगर स्टार्टर मिल जाए तो दिल और खुश हो जाता है, और कहीं बार बैठ के खा के आ गए तो कुछ खा ही नहीं, क्या बैठ के खा गए वही। तो ये स्टार्टर है। स्टार्टर हम लोग स्मॉल अमाउंट में खाते हैं, थोड़े अमाउंट में, उसको खाना की तरह नहीं खा लेते, इसलिए इंसान की तरह खाना चाहिए। एक ही बार में लीजिए, एक ही खाइए, इन्हें कि उधर का तो खा ली उधर तो खाइए, ऐसा नहीं है। स्टार्टर को स्टार्टर की तरह खाइए, खाना मत समझ लीजिए उसको, ठीक। ये स्टार्टर है, एक तो इनफिशियंट है। तो मिल्क में भी क्या करते हैं, कर्ड को स्टार्टर की तरह ही स्मॉल अमाउंट में डालते हैं। थोड़ा सा कर्ड डाल दिए, उस कर्ड में क्या है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया है जो क्या रिलीज करवाता है, लैक्टिक एसिड। क्या रिलीज करवाता है, लैक्टिक एसिड। तो जब थोड़ा सा दही उस मिल्क में अगर हम लोग डालें तो उस दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। हमारी तरह 9 मंथ का टाइम नहीं लेता है, वो मिनटों में उसका रिप्रोडक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का। तो जब थोड़ा सा दही उस दूध में जाता है तो उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो डिवाइड करना शुरू करता है, और डिवाइड करते करते उस पूरे मिल्क में फैल जाता है, क्योंकि दही जमाते तो रात भर रखते हैं थोड़ा। तो क्या करते हैं, दूध में जब दही डाल दिए और डाल के थोड़ी देर के लिए, थोड़े घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है, मिनटों में नहीं बन जाएगा। तो क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोड्यूस करते करते पूरे मिल्क में अपना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फैलता है। तो जब पूरे मिल्क में फैलेगा तो लैक्टिक एसिड भी फैला देगा पूरे मिल्क में। इस वजह से क्या होता है, एसिड्स रिलीज बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ग्रोथ एंड कोagulate एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एंड कैसीन। बोल रहा है जब मिल्क क्या करता है, मिल्क का पूरा प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। मिल्क के अंदर जब उस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का डिवीजन होता है तो वो क्या करता है, मिल्क में एसिड का रिलीज करता है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, और मिल्क और कोagulate जम जाता है पूरे मिल्क में। दैट्स व्हाई मिल्क क्या हो जाता है, जम जाता है, दही की तरह दही लगता है फिर। और मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है उसको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है। मिल्क के अंदर का जो प्रोटीन है उसको क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, और कैसीन को और मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, और बाकी अंदर पूरा फैल के लैक्टिक एसिड फैला देता है। अब ये हेल्पफुल कहाँ है, अगर इसको हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में इंक्रीज B12 विटामिन B12 हमारे बॉडी में उसकी कमी नहीं होती है, ठीक। लेकिन रेयर केस में चिक्स डिजीज होता है, CHECKS, चिक्स डिजीज, जो इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से कभी कभी होता है। लेकिन अगर जनरली ज़्यादा अमाउंट में अगर खाएंगे तो, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाइएगा तो बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, अगर आप बैलेंस वे में खाइएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई चीज़ आप लोग खा रहे हैं बैलेंस वे में खाइए। अगर आज आप लोग थोड़ा भारी खाना खाए हैं तो कल थोड़ा हल्का खाना खाइए। पता है रात में शादी में जाना है तो ये नहीं कि दोपहर में भी गोश्त पुलाव खा लिया, रात में जाना ही है, तो ऐसा करिएगा तो फिर आप अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें भी लोग क्या सोचता है, वो तो खा लेता है उसको कुछ नहीं होता है तो हम क्या नहीं खा सकते, तो ऐसा नहीं है। पर्सन टू पर्सन बॉडी डिफर करता है। कोई पर्सन है पतला दुबला है, बहुत खाता है लेकिन दिखेगा नहीं, बॉडी में लग रहा है और उसको कुछ होगा भी नहीं। और कोई पर्सन है खाता भी कम है लेकिन वो अगर थोड़ा ज़्यादा खा ले तो जो अगर थोड़ा ज़्यादा खा ले तो उसका वजन भी बढ़ जाएगा और उसको बीमारी भी हो जाएगी। तो अपना बॉडी पहचानना है, पहचान के सब तो पहचान लिए होगे सब, तो अपने बॉडी का खुद रिजल्ट निकालो, मेरा बॉडी कैसा उस हिसाब से खाना पीना करो। तो वही बोल रहा है अगर बैलेंस वे में इसको भी खाएं तो हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे स्टोमक भी सही करता है, हमारा डाइजेशन भी सही करता है, हमारा गट बहुत अच्छा, गट हेल्थ बहुत अच्छा रखता है। लेकिन अगर इसको भी अगर दोपहर में भी खाएं, रात में भी खा लिए, दूसरे को दिन खा लिए तो पता चलेगा ये बॉडी में फिर डिजीज करा देगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्या है, डव। डव क्या होता है? इडली बनते देखे हो, डोसा बनते देखे हो, और केक बनते देखे हो, डव बनता है पहले, व्हाइट कलर का जनरली होता है, डव बनता है। तो वो डव जो होता है वो डव
उसके अंदर भी जनरली फॉर्म बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, फॉर्म बाय फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया का फर्मेंटेशन होता है, दैट्स वाई वो डॉफ बनता है। होता क्या है, अब देखो ब्रेड है, ब्रेड में भी डॉफ बनता है, उसके बाद ब्रेड क्या होता है, फ्लफी हो जाता है। फ्लफी नहीं रहेगा तो खाएंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फ्लफी जो केक होता है वो अच्छा लगता है। तो वो जो फ्लफीनेस है वो आया कहाँ से, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। ये क्या एक तरह का फंगी है, क्या एक तरह का फंगी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो देख लो बैकर्स ईस्ट बोलते हैं, और ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी उसका नाम है, ये उसका पुकारा नाम है बैकर्स ईस्ट, ठीक। क्योंकि बेकरी वाले लोग इसका यूज करते हैं फ्लफीनेस बनाने के लिए, कोई भी फ्लफीनेस, चाहे पारोटी ले लो, चाहे कोई ब्रेड ले लो, चाहे कोई केक ले लो, ठीक। ये एक तरह का क्या है, फंगी है, मतलब किस किंगडम में इसको रखा गया है, फंगी वाले किंगडम में रखा गया है, ठीक। CO2 रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस एंड कॉफी अपीयरेंस टू डॉफ, बोल रहा है इस प्रोसेस में होता क्या है कि CO2 रिलीज होता है, दैट्स वाई उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉफीनेस आ जाता है उसके अंदर, ठीक। इट इज यूज टू मेक इडली, डोसा एंड ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए कौन चाहिए, फंगी चाहिए, जो उसका डफ को बनाएगा उसमें और उसको फ्लफीनेस लाएगा। लेकिन इडली और डोसा का अंदर जो फ्लफीनेस आता है, देख लो इडली को भी फ्लफी होता है, और डोसा, तो इडली और डोसा के अंदर जो फ्लफीनेस आता है वो किसके कारण आता है, वो एक बैक्टीरिया के कारण आता है, जिसको ल्यूकोनोस्टक, क्या नाम है उसका, ल्यूकोनोस्टक। ओके, क्लियर हो गया। तो ये क्या था, डफ के बारे में। इसमें भी बैक्टीरिया का, ईस्ट का या फंगी का यूज होता है। ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ना है, इसका यूज हो रहा है ये सब बनाने में, क्या बनाने में, तो इसमें फ्लफीनेस लाने में, थोड़ा अच्छा दिखे, खाने में भी अच्छा लगे, दैट्स राइट, ठीक। क्लियर हो गया ये चीज़। अब इसके बाद पढ़ना है एक दो चीज़ और है जो हाउस होल्ड में होता है, वो कल पढ़ लेंगे, ठीक है।